हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में, खूब श्रद्धा करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौर्य काल की, और मौर्य काल में अभी जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं नगरीय प्रशासन की। नगरीय प्रशासन की देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने कुछ की पॉइंट्स इसके पिछली कक्षा में आप लोगों को समझा दिए थे, केवल मुझे लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा कि उल्लेख मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में मेगस्थनीज ने इंडिका में महत्वपूर्ण बात क्या है कि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में नोट लगा के लिख रहा हूं ये बात। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं करता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मेगस्थनीज ने मगध का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र को बताया है। और इस पाटलिपुत्र को जिसे उसने पोलीब्रोथा कहा है। क्या कहा है? पोलीब्रोथा कहा है। ध्यान दीजिएगा कि मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन छह समितियों के द्वारा देखा जाता था। छह समितियों द्वारा संचालित किया जाता था। छह समितियों द्वारा संचालित किया जाता था। प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या 5 थी। प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या उसने कितनी बताई है? 5। सदस्यों की संख्या कितनी? 5 सदस्य। और कुल यदि हम बात करें तो टोटल कुल 30 सदस्य, कुल 30 सदस्य। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी 6 समितियां हैं उसकी अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 6 समितियों की। ठीक है, ये कहता कि
मगध का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है? पाटलिपुत्र है। और इस पाटलिपुत्र को उसने पोलीब्रोथा कहा है, या कई जगह नाम मिलता है पोलीबोथरा, एक ही बात है, ठीक है ना। और ये कहता है कि प्रत्येक इसका वो जो पूरा नगर है, इस नगर का संचालन करने के लिए 6 समितियां बनी हुई है। कितनी समितियां बनी हुई है? 6 समितियां बनी हुई है। और प्रत्येक समिति में कुल 5 सदस्य हुआ करते थे। तो इस प्रकार कुल 30 सदस्य मिलकर के अकेले पाटलिपुत्र नगर का वो क्या करते थे? संचालन करते थे। आगे बात समझ क्लियर है? कौन कौन सी 6 समितियां हैं देखिएगा। 6 समितियां, देखिएगा कौन कौन सी 6 समितियां हैं। नंबर 1, मैंने कहा कि किसी भी नगर को यदि विकसित करना है, किसी भी नगर को विकसित करना है तो वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए? अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। समझा चुका हालांकि मैं ये पिछली क्लास में आप लोगों को बात। और अर्थव्यवस्था तभी अच्छी हो सकती है जब वहां पर व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा हो, उद्योग हो, बड़े बड़े उद्योगों का स्थापना करनी पड़ेगी। और बड़े बड़े जब हम उद्योग करेंगे तो उद्योग भाई ऐसे तो लगाए नहीं जा सकते। देखो सीक्वेंस से याद करवा रहा हूं मैं आपको। उद्योग ऐसे तो लगाए नहीं जा सकते, हमें विदेशियों का इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, इसलिए विदेशियों की देखरेख करनी पड़ेगी। तो पहली समिति उद्योग समिति। दूसरी चीज मैंने कहा कि एफडीआई लाना पड़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो विदेशियों की देखभाल भी करने की पड़ेगी, तो विदेशी देखरेख समिति नंबर 2। और जब विदेशी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तब हम पता करेंगे कि उस नगर में कितने लोग हैं, जिसके हिसाब से हम जो है उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए जनगणना करनी पड़ेगी। तो इसलिए एक समिति थी जिसका नाम था जनगणना समिति, जो कि जन्म और मृत्यु का क्या करती थी? पंजीयन करती थी। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया, मैंने आपको कहा था कि प्राचीन भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि मौर्य काल में जनगणना की गई। और जब जनगणना हमने कर दी, हमें जब पता चल गया कि इसकी यहाँ की इतनी जनसंख्या है, तो उस अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या करेंगे? वहां पर वाणिज्य और व्यापार स्थापित करेंगे। तो व्यापार और वाणिज्य समिति। जब व्यापार वाणिज्य स्थापित हो गया तो फिर हमें वहां पर पता लगाना है कि जो विक्रय किया जा रहा है, वस्तुओं को बेचा जा रहा है, वो सही रूप में बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है। कहीं जनता के साथ में किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। तो निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करेंगे। और इस समिति को क्या कहा गया? विक्रय समिति। क्या कहा गया? विक्रय समिति। और जब उनका निरीक्षण कर लिया तो फिर हमें लास्ट में ये पता चलना है, क्योंकि भाई हमें तो अर्थव्यवस्था का आधार राजस्व ही तो होता है। तो जो चीजें जितनी बेची है, क्या उसके ऊपर दुकानदार राजस्व दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो इसलिए जो अंतिम जो समिति थी वो कौन सी थी? बिक्री कर समिति। कौन सी? बिक्री कर समिति। इन 6 समितियों का उल्लेख करता है। कौन करता है? मैगस्नीज करता है। कहां पर करता है? इंडिका में। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो नंबर 1 उद्योग समिति, उद्योग समिति। नंबर 2 विदेशी देखरेख समिति। नंबर 3 जनगणना समिति। जनगणना समिति क्या करेगी बेटा? ध्यान रखना कि जन्म मृत्यु का पंजीयन, जन्म मृत्यु का पंजीयन, ठीक है। नंबर 4 व्यापार वाणिज्य समिति। नंबर 5 विक्रय समिति, विक्रय समिति।
और नंबर 6 लास्ट बिक्री कर समिति। कौन सी? बिक्री कर समिति। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखना इन टोटल 6 समितियों का कि कौन कौन सी समितियां थी मेगास्थनीज के अनुसार, जो कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन संभालती थी। तो ये ध्यान रखना, उद्योग समिति थी, विदेशी देखरेख समिति थी, जनगणना समिति थी, और व्यापार वाणिज्य समिति थी, विक्रय समिति थी, और बिक्री कर समिति थी। आगे हम बात करेंगे मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की। किसकी चर्चा करेंगे हम लोग? मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था क्या थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, जब मैंने मौर्यकालीन प्रशासन आप लोगों को स्टार्ट करवाया तब मैंने आपको एक बात कही थी, और मैंने आपको एक बात क्या कही? मैंने आपको कहा कि केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी जहां प्रशासन का सर्वोच्च राजा हुआ करता था, सेना का सर्वोच्च राजा हुआ करता था, और न्याय व्यवस्था का भी सर्वोच्च अंतिम जो न्यायाधीश हुआ करता था, वो अंतिम न्यायाधीश बेटा कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था, अर्थात सम्राट हुआ करता था। यदि हम बात करते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की, देखिएगा, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, यदि हम चर्चा करें मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की, तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का उल्लेख कहां पर मिलता है? पहली बात तो सीधा सीधा अर्थशास्त्र। उल्लेख, वही वाली बात कि उल्लेख कहां पर? अर्थशास्त्र में। उल्लेख कहां पर है? अर्थशास्त्र में है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि सर्वोच्च अंतिम न्यायाधीश कौन हुआ करता था? सम्राट या राजा। सर्वोच्च या अंतिम न्यायाधीश, अंतिम न्यायाधीश कौन हुआ करता था? राजा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बेटा? सम्राट। राजा या सम्राट। ठीक है, आगे बात समझ में। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? पहला धर्मस्थीय, बस पहला धर्मस्थीय, और दूसरा कौन सा? कंटक शोधन। धर्मस्थीय का मतलब क्या? बस आराम से सुनो, देखो, पहला धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधक। धर्मस्थीय का मतलब क्या है? धर्म की बात है तो धर्मस्थीय में दीवानी मामले होंगे। धर्म दीवाना बनाता है। धर्म क्या बना, याद कैसे रखना है कि धर्म दीवाना बनाता है। इसका मतलब क्या है? ऐसा न्यायालय जहां पर दीवानी मामले, क्या चीज है? दीवानी मामले प्रस्तुत किए जाते थे, वो कौन सा न्यायालय कहलाता था? धर्मस्थीय मामला जो है न्यायालय कहलाता था। अब दीवानी मामले में मैं आपको पहले बता चुका कि कौन कौन सी चीजें आती थी। तो मैंने आपको कहा कि चोरी, लूट, इस प्रकार की जो चीजें थी वो धर्मस्थीय या दीवानी मामलों के अंतर्गत आती थी। धर्मस्थीय न्यायालय में धर्मस्थीय न्यायालय में इन चीजों को क्या है? देखा जाता था। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखिएगा, यहां से एक प्रश्न क्या बनता है। यहां से प्रश्न आपका ये बनता है, ध्यान से सुनना बेटा, कि चोरी और लूट क्या आप कर सकते हो? मुझे बताओ कि आप चोरी कर सकते हो क्या? आप लूट कर सकते हो क्या? हाँ, वो बात अलग है कि बचपन में छोटी मोटी चोरियां हम लोगों ने की होगी, कोई पेंसिल वेंसिल चुरा ली होगी बचपने में, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, चोरी और लूट करने की आप में मुझ में, ना तो आप में हिम्मत है ना मुझ में हिम्मत है। साहस है क्या अपने में? नहीं है। तो देखना, ध्यान रखना कि मौर्य काल में चोरी और लूट के जो मामले थे वो क्या कहलाते थे? साहस कहलाते थे। कैसे याद रखोगे कि सर ने कहा था कि ना तो आप में हिम्मत है चोरी करने की, ना मेरे अंदर है, तो हम हिम्मत क्यों नहीं की? हमारे अंदर साहस ही नहीं है। साहस नहीं, साहस। हमारे अंदर क्या नहीं है? साहस नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो मौर्य काल में चोरी और लूट के जो मामले हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे बेटा? आपके साहस कहलाते थे।
आगे बात समझ में क्लियर है। और दीवानी मामलों का जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, मैंने जब आपको अध्यक्ष वो माफ कीजिएगा तीर्थ जब लिखवाए थे तब मैंने अध्यक्ष जब लिखवाए थे तब मैंने आपको व्यवहारिक लिखवाया था। क्या लिखवाया था? व्यवहारिक। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। व्यवहारिक का मतलब क्या? व्यवहारिक का मतलब यह है कि दीवानी मामलों को देखने वाला न्यायाधीश या धर्म स्तरीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता था वो क्या कहलाता था? व्यवहारिक कहलाता था। क्या कहलाता था? व्यवहारिक कहलाता था। तो पहला जो है न्यायालय कौन सा? धर्म स्तरीय। दूसरा कंटक शोधन। दूसरा कौन सा? कंटक शोधन। अब कंटक शोधन में किस प्रकार के? भाई दीवानी मामले आ गए तो एक ही मामला बचा, कौन सा? फौजदारी वाला मामला। कौन सा मामला बचा? फौजदारी वाला मामला। तो जहां पर फौजदारी मामले प्रस्तुत किए जाते थे, फौजदारी मामले का मतलब हालांकि मैं आपको समझा चुका, फिर भी सुनो। मैंने आपको कहा था कि फौज कहां लगानी है? प्रदेश में। इसलिए एक तो फौजदारी मामलों का जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था वो क्या कहलाता था? प्रदेष्टा कहलाता था। पहली बात। क्या होते थे फौजदारी मामले? तो उस समय, अब देखो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में नहीं बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वर्तमान में परिभाषाएं बेटा बदल गई है, इनकी चीजें बदल गई है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि राज्य और नागरिक के मध्य के जो मामले होते थे वो मौर्य काल में किस नाम से जाने जाते थे? फौजदारी मामले के नाम से जाने जाते थे। और उनका सुलझारा कहां पर किया जाता था? कंटक शोधन में। और फौजदारी मामलों का जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा। हो गई बात क्लियर? तो देखिएगा कि अर्थशास्त्र में दो प्रकार के मामलों का उल्लेख मिलता है। दो प्रकार के न्यायालयों का, माफ कीजिएगा, दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। कौन से हैं दो प्रकार? देखिएगा, पहला धर्म स्तरीय। नंबर 2 कंटक शोधन। कंटक शोधन। मैंने कहा कि धर्म हमेशा दीवाना बनाता है, इसलिए दीवानी मामले, दीवानी मामले, कौन से मामले बेटा? दीवानी मामले। दीवानी मामलों में कौन से? चोरी और लूट से संबंधित, चोरी व लूट से संबंधित। और इन चोरी और लूट से संबंधित मामलों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें साहस कहा जाता था। ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? कंटक शोधन। मतलब कौन से? फौजदारी मामले। कौन से? फौजदारी मामले। फौजदारी मामले का मतलब क्या है? राज्य व नागरिक के मध्य होने वाले विवाद। राज्य व नागरिकों के मध्य के विवाद। आ गई बात समझ में? अब बात कर लेते हैं इनके न्यायाधीश कौन होते थे। इन दोनों के न्यायाधीश कौन थे? इन दोनों के न्यायाधीश कौन थे? तो देखिएगा, इधर वाला न्यायाधीश तो कहलाता था प्रदेष्टा। मतलब कौन सा? फौज कहां लगानी है आपको? प्रदेश में।
कहाँ लगानी है? फौज कहाँ लगानी? प्रदेश में। इसलिए याद रखिएगा क्या कहलाता था? प्रदेष्टा। और इधर व्यवहार निभाया जाता था तो क्या कहलाता था? व्यवहारिक। क्या कहलाता था? व्यवहारिक कहलाता था। ये तो आपका क्या कहलाता था? व्यवहारिक कहलाता था। और ये आपका बेटा जी क्या कहलाता था? प्रदेष्टा कहलाता था। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अगली हम बात करेंगे गुप्तचर व्यवस्था की। किसकी बात करेंगे हम लोग? गुप्तचर व्यवस्था की। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। क्या चीज है? गुप्तचर व्यवस्था। देखिएगा, सुनिएगा, फिर वही वाली बात कि गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है। अब गुप्तचर को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष कहा गया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। गुप्तचर को क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष। गौ से गौ याद रखिएगा, गु से गु, है ना? गुप्तचर, गूढ़ पुरुष। क्या चीज बेटा? गूढ़ पुरुष। और महिला गुप्तचर के लिए शब्द मिलता है परिवारजिका, शब्द मिलता है भिक्षुकी, और शब्द मिलता है वृषली। क्या शब्द मिलता है? वृषली। इसका मतलब महिलाएं भी गुप्तचर व्यवस्था में होती थी और पुरुष भी क्या होते थे? गुप्तचर होते थे। पुरुष को एक तरीके से क्या? गूढ़ पुरुष। यदि सीधा सीधा सामान्य शब्दों में पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो गुप्तचर का मतलब अपने आप में पुल्लिंग है, पुरुष के लिए पूछा जा रहा है। आपको सीधा सा उत्तर देना है, क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जबकि महिला गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुप्तचरी जो होती थी, गुप्तचरी करने वाली महिला, उसके लिए शब्द मिलता है परिवारजिका। क्या शब्द मिलता है? परिवारजिका। साथ ही साथ उसके लिए शब्द मिलता है भिक्षुकी, और शब्द मिलता है बेटा वृषली। क्या शब्द मिलता है? वृषली। आगे बात समझ में क्लियर है? ध्यान से सुनना कि अर्थशास्त्र में जिस प्रकार से दो प्रकार के न्यायालय, ठीक उसी प्रकार से दो प्रकार के गुप्तचरों की बात कही गई है। कहां पर कही गई? अर्थशास्त्र में। पहला गुप्तचर कौन सा? संस्था। अब देखो, संस्था को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहीं अलग अलग जाती है क्या? एक जगह टिक करके कार्य करती है ना? यस और नो? ठीक है ना? तो इसका मतलब संस्था का मतलब क्या है? संस्था का मतलब यह है कि एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाले लोग क्या कहलाते थे? संस्था कहलाते थे। एक ही स्थान, एक ही एरिया में उनका फिक्स एरिया होता था। ठीक है, कि यहीं पर रहना है आजीवन, जीवन पर्यंत, जब तक जिंदा हो, जब तक पकड़े नहीं जाओ, मार नहीं दिया जाए दूसरे राज्य के राजा के द्वारा पता लगने पर, तब तक वहां पर जो गुप्तचरी करते थे वो क्या कहलाते थे? संस्था कहलाते थे। क्या कहलाते थे? संस्था। जबकि दूसरा होता था संचारा। संचारा से याद रखना, संचार होना, फैलना। फैलना का मतलब अलग अलग जगह जाएंगे ना? ठीक है ना? देखो कितना इजी है। तो संचारा का मतलब भ्रमणशील गुप्तचर जो होते थे वो क्या कहलाते थे बेटा? संचारा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? संचारा कहलाते थे। देखिएगा कि उल्लेख कहां पर मिलता है आपका? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में। पहली बात कि गुप्तचर को क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष कहा गया है। और यहीं पर मैं अलग यहां साइड में लिख रहा हूं कि महिला गुप्तचर को, महिला गुप्तचर को परिवारजिका, परिवारजिका, परिवारजिका या भिक्षुणी, या एक शब्द मिलता है वृषली कहा गया है। ठीक है,
दो प्रकार के गुप्तचर होते थे अर्थशास्त्र के अनुसार। कितने प्रकार के? दो प्रकार के गुप्तचर। कितने प्रकार के? दो प्रकार के गुप्तचर। दो प्रकार गुप्तचरों के। एक था आपका संस्था, ठीक है, और दूसरा आपका था संचारा। संस्था का मतलब क्या है कि एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाले लोग क्या कहलाते थे? संस्था। जबकि संचारा क्या होते थे बेटा? भ्रमणशील। भ्रमणशील गुप्तचर। भ्रमणशील गुप्तचर क्या कहलाते थे? आपके संचारा कहलाते थे, जो अलग अलग जगह पे जाकर के गुप्तचरी करने का काम करते थे। चलिए ठीक है, अब देखो इससे ज़्यादा मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं जाना चाह नहीं रहा और आपके सिलेबस में भी नहीं है ना। आपसे से ज़्यादा इतना ही प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि संस्था के और भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है, संस्था गुप्तचर में कई प्रकार के गुप्तचर होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको उल्लेख मिलता है काप्टिक। काप्टिक का मतलब केवल बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलना, आपके सिलेबस में जितना है उतना ही बता रहा हूँ। सिलेबस में तो इतना ही है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा कि बता देना चाहिए, चल इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, काप्टिक, काप्टिक का मतलब होता है कपट करने वाला। कपट कौन करता है? विद्यार्थी, है ना। विद्यार्थी के भेष में रहने वाला गुप्तचर कौन होता था? काप्टिक कहलाता था। क्या कहलाता था? काप्टिक। एक शब्द मिलता है आपको गृहपतिक, और घर का पति कौन होता है? किसान। घर का पति कौन होता है? किसान, ठीक है ना। तो किसान के, गरीब किसान के भेष में रहने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था? गृहपतिक। एक शब्द मिलता है वेदेहक। शब्द क्या मिलता है बेटा? वेदेहक। वैसे वे याद रखिएगा, व्यापारी। गरीब व्यापारी के रूप में, गरीब व्यापारी के रूप में रहने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था? वेदेहक कहलाता था। एक शब्द मिलता है उदास्थित। उदास कौन रहता है? भिक्षुक, सन्यासी। कौन? सन्यासी। भाई सन्यासी को जरूरी नहीं है कभी भोजन जिंदगी में किसी दिन नसीब हो, किसी दिन नसीब नहीं हो, ठीक है, इसलिए बेचारा उदास रहता था, ठीक है। तो सन्यासी के वेश में रहने वाला भिक्षुक क्या कहलाता था? उदास्थित, ठीक है। फिर एक शब्द मिलता है तापस, है ना। तापस से याद रखिएगा तपस्वी। क्या याद रखेंगे? तपस्वी। तपस्वी का मतलब क्या था? जो खूब जटा मूंड धारण किए हुए, ये मोटे मोटे जटाएं यहाँ पर बांधी हुई इस तरीके से। और भाई साहब जो गुप्तचरी का काम करता था वो क्या कहलाता था? तापस कहलाता था, ठीक है। इधर इनमें भी नाम मिलता है क्षत्रिय। क्या नाम मिलता है? क्षत्रिय। महिलाओं में भी होते थे और पुरुष में भी होते थे, जो अलग अलग भ्रमण करके गुप्तचरी करते थे। खैर आप लोग इतना ही ध्यान रखना,
मैंने तो मन में आया इसलिए बता दिया आपको। संस्था और संचारा, संस्था और संचारा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सैन्य प्रशासन की, मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन, देखो सैन्य प्रशासन का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सैन्य प्रशासन का उल्लेख एक तो मिलता है अर्थशास्त्र में, और दूसरा मिलता है कौटिल्य के इंडिका में, ठीक है। अर्थशास्त्र और इंडिका में दोनों में ही सैन्य प्रशासन का उल्लेख मिलता है, दोनों में मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में किया है तो गड़बड़ी किया होगा फिर वही वाली, इसके पास तो 6 समितियां ज्यादा से ज्यादा, क्या है 6 समितियां। तो कौटिल्य माफ कीजिएगा, मेगस्थनीज अपने इंडिका में एक बात बोलता है कि सेना का प्रशासन जो था, सेना का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा संचालित किया जाता था, जिसमें प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, 5, कुल सदस्य कितने, 30, कुल सदस्य आपके कितने, 30 सदस्य उसमें हुआ करते थे। आगे बात समझ में क्लियर है ना, तो ध्यान रखना कि मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार सेना का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा देखा जाता था। सेना का प्रशासन 6 समितियों द्वारा देखा जाता था। कितनी समितियों के द्वारा, 6 समितियों के द्वारा। आगे बात समझ में, कौन कौन सी 6 समितियां, तो देखो ध्यान से सुनो कि 5 प्रकार की तो सेना थी। कितने प्रकार की सेना थी, 5 प्रकार की। पैदल सेना थी, अश्व सेना थी, हस्ती सेना थी, रथ सेना थी, नौसेना थी। मतलब कौन कौन सी, पैदल सेना, अश्व सेना, हस्ती सेना, रथ सेना, नौसेना भी हुआ करती थी। कौन सी, नौसेना। और भाई 5 प्रकार की सेना, तो इन सेनाओं को लिए रसद की आपूर्ति भी करनी पड़ेगी। तो यातायात व रसद आपूर्ति, हथियार आपूर्ति करने वाले लोग, ठीक है ना। तो कितने पर 6 हो गए ना टोटल, ये 6 समितियां हो गई। 5 तो सेना और एक यातायात व रसद आपूर्ति समिति, ठीक है ना। तो जैसे क्या हो गया, पैदल सेना समिति, अश्व सेना समिति, हस्ती सेना समिति, रथ सेना समिति, देखिएगा 6 समितियां, नाम लिख रहा हूं मैं, कौन कौन सी, पैदल सेना समिति नंबर 1,
फिर क्या है, अश्व सेना समिति। नंबर 3 रथ सेना समिति। नंबर 4 गज सेना समिति। नंबर 5 नौसेना समिति। नौसेना समिति। और नंबर 6 याद रखिएगा बेटा, यातायात एवं रसद आपूर्ति। यातायात वे रसद, भोजन और हथियार, ठीक है ना, भोजन प्लस हथियार। आपूर्ति समिति, आपूर्ति समिति। ठीक है, एक विशेष बात नोट लगा के लिख रहा हूं, देखो यहीं पर बॉक्स बना करके क्या याद रखने, 2 चीजें रखनी है याद। एक तो जस्टिन मौर्य जो हुए, इन जस्टिन मौर्य ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी ना वो चोरों का समूह था। जस्टिन ने क्या कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना हुआ करती थी वो सेना थोड़ी थी, वो तो चोरों का समूह था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नोट, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को चोरों का समूह कहा है, चोरों का समूह कहा है। क्या कहा है बेटा, चोरों का समूह कहा है। पहली बात। दूसरी बात, मौर्य जो लोग थे, इन मौर्य लोगों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मौर्यों का राज चिन्ह पूछा जा सकता है। राज चिन्ह सीधी सीधी बात है मयूर। मैंने आपको कहा कि मौर्य नामक एक जनपद हुआ करता था और वहीं से आए थे मौर्य। मौर्य नामक जनपद से मौर्य आए, है ना, क्योंकि वहां पर मयूरों की बहुलता हुआ करती थी। किसकी बहुलता हुआ करती थी? मयूरों की बहुलता हुआ करती थी। और इसीलिए इनका जो राज चिन्ह था इनका जो राज चिन्ह था वो राज चिन्ह भी क्या था? मयूर। और ये बात सबसे पहले किसने बात कही? ग्रुनवेडेल ने। किसने बात कही? ग्रुनवेडेल ने कहा कि मौर्यों का जो राज चिन्ह था वो क्या था? मयूर था। अगली बात, कि ग्रुनवेडेल के अनुसार, ग्रुनवेडेल के अनुसार मौर्यों का राज चिन्ह क्या था? मयूर था। क्या था? मयूर था। क्या था? मयूर था। आ गई बात समझ में? ग्रुनवेडेल साहब कहते हैं कि मौर्यों का जो राज चिन्ह हुआ करता था वो राज चिन्ह क्या था बेटा? मयूर था। क्या था? मयूर था। ये बात किसने कही है? ग्रुनवेडेल। याद रखिएगा कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा है? चोरों का समूह कहा है। ठीक है, वहीं मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में जो है इसका उल्लेख करते हुए क्या कहा है?
चार जो है 5 प्रकार की तो सेना और एक इसके लिए आपूर्ति करने वाली, ये कुल टोटल 6 समितियां हो गई। जबकि अर्थशास्त्र में सीधा सीधा उल्लेख मिलता है कि जो है पंचरंगिनी सेना थी। पंचरंगिनी सेना, पंचरंगिनी का मतलब क्या है कि 5 प्रकार की सेना, पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना, गज सेना और नौसेना, इसका ही उल्लेख करता है। बाकी किसी भी प्रकार की समिति का कोई भी उल्लेख यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। आगे बात समझ में। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 5 प्रकार की पंचरंगिनी सेना बताया है। कितने? पंचरंगिनी सेना बताया, जबकि यहाँ पर इसने 6 समितियों की बात की। बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है। समिति कौन सी आ गई? यातायात व रसद आपूर्ति। रसद में क्या क्या आता था? भोजन और हथियार। ठीक है भाई, सेना के पास में यदि भोजन नहीं होगा तो खाएगा क्या, और हथियार नहीं होगा तो लड़ेगा क्या। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? चलिएगा। चलिए अगली हम बात करने वाले हैं मौर्यकालीन समाज की। मौर्यकालीन समाज, तो देखो अब यहां पर बातें सुनो भाई। मौर्यकालीन समाज का उल्लेख, वही बात, एक तो उल्लेख मिलता है हमें अर्थशास्त्र में और दूसरा उल्लेख मिलता है हमें इंडिका में। दोनों में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें अलग अलग मिलती है। उन दोनों की दोनों चीजों का हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है। कितने वर्णों में विभाजित किया है? 4 वर्णों में विभाजित किया है। वही वर्ण जो वैदिक कालीन सभ्यता के दौरान प्रचलित थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण बताए हैं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। और इन्होंने कहा कि यही चारों जो वर्ण थे वो सामाजिक संरचना का आधार था। इन चारों वर्णों को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सामाजिक संरचना का आधार माना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये बन जाती है कि अर्थशास्त्र में पहली बार शूद्रों को आर्य कहा गया। वेरी फर्स्ट टाइम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, ध्यान देना। क्या प्रश्न बनता है कि पहली बार शूद्रों को आर्य कहां कहा गया है? तो शूद्रों को आर्य कहा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो उल्लेख कहां पर किया गया है? तो उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में, और दूसरा उल्लेख हमें मिलता है इंडिका में। दूसरा उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? इंडिका में हमें इसका उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र क्या कहता है कि मौर्यकालीन समाज, पहले हम बात कर लें किसकी, कि मौर्यकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्णों में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था सामाजिक संरचना का प्रमुख आधार था। वर्ण व्यवस्था सामाजिक संरचना का प्रमुख आधार था। प्रमुख आधार था। सामाजिक संरचना का प्रमुख आधार मान लिया गया किसको? वर्ण व्यवस्था को। कौन कौन से वर्ण? देखो ध्यान से सुनना, ये 4 जो वर्ण हैं, 4 जो वर्ण हैं वो कौन कौन से 4 वर्ण हैं? देखिएगा, नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, और नंबर 4 क्या है बेटा? शूद्र।
नंबर 4 क्या है, शूद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बात बनती है, शूद्रों से बनती है। देखो ध्यान से सुनना कि शूद्रों को अर्थशास्त्र में पहली बार, शूद्रों को अर्थशास्त्र में पहली बार क्या कह दिया गया, आर्य कहा गया है। तो शूद्रों को अर्थशास्त्र में पहली बार मोस्ट इंपोर्टेंट बात बन जाती है कि शूद्रों को अर्थशास्त्र में, शूद्रों को अर्थशास्त्र में पहली बार आर्य कहा गया है। पहली बार आर्य कहा गया है। क्या कहा गया है, आर्य कहा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बनता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। अब हम बात कर लेते हैं इंडिका की। इंडिका बोले तो मेगास्नीज, मेगास्नीज बोले तो फेंकू बाबा। फेंकू बाबा ने बहुत खतरनाक वाली बात फेंकी। क्या फेंकी, ध्यान से सुनना। मेगास्नीज अपने इंडिका में कहता है कि संपूर्ण भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित हुआ करता था। कितनी जातियों में विभाजित हुआ करता था, 7 जातियां ही थी संपूर्ण समाज में। अब कैसे संभव है, जातियां तो हजारों हो सकती है। वर्ण ठीक है, वर्ण 4 वर्ण हो सकते हैं भाई, ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, लेकिन जातियां 7 समझ में नहीं आया। लंबी लंबी फेंक दी उन्होंने। कैसे फेंकी, एक दिन की बात है, देखो ध्यान से सुनना, समझा रहा हूं मैं। एक दिन की बात है, मेगास्नीज साहब सुबह सुबह, कब, सुबह सुबह घूमने के लिए गए, पाटलिपुत्र घूमने के लिए निकले थे। कौन, मेगास्नीज जी। कौन गए थे बेटा, मेगास्नीज जी गए, ठीक है। सुबह सुबह घूमने के लिए जा रहे थे। जैसे ही पाटलिपुत्र नगर में प्रवेश, पाटलिपुत्र नगर में अपने राजमहल से पाटलिपुत्र नगर में निकले तो उन्हें एक व्यक्ति मिला। उन्हें एक व्यक्ति मिला, और व्यक्ति कौन, खूब ये लंबा चौड़ा तिलक लगाया हुआ आदमी, ऊपर साफा आफा बांध रखा, बढ़िया सा मस्ती से आराम से, और मिला, नमस्ते कर लिया इसने। क्या कर लिया, नमस्ते कर लिया। अब नमस्ते किया तो क्या नमस्ते किया, देखो ध्यान से सुनना। नमस्ते करते ही कह रहे हैं, मेगास्नीज ये दुनिया मिथ्या है, ये दुनिया मिथ्या है, कुछ नहीं, जो आज आया वो कल जाएगा ही जाएगा, मरना तो है ही है, जो जितना कमाया है उतना यहीं पे रह जाना है, कुछ नहीं, मानव कमा लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये वो ऐसे वैसे हजार फालतू की बातें, दर्शन की बातें करी उन्होंने, ठीक है ना। जीवन तो पानी का बुलबुला है, ऐसे है, फट बोल जाएगा, ये बोल जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने दार्शनिक बातें करी। कैसी बातें करी, दार्शनिक बातें करी। तो इसको लगा यार ये भारत में रहने वाली एक जाति है, कोई भारत में रहने वाली एक क्या है बेटा, जाति है। तो उसको ये लगा कि दार्शनिक भारत में निवास करने वाली एक जाति है। बड़ी मुश्किल से इससे पीछा छुड़ाया, और पीछा छुड़ाने के बाद में वो यहां से निकल जाता है। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, हाथ वाथ जोड़ करके, अरे भाई साहब, समझ गया। तो बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया। किससे, उसको लगा कि यार दार्शनिक भारत में निवास करने वाली एक जाति है। तो पहली जाति दार्शनिक या पुरोहित, कई लोग इसको पुरोहित के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बात क्या, जैसे ही उससे पीछा छुड़ा करके थोड़ा सा आगे गया तो उसने देखा कि एक भाई साहब है, और भाई साहब अपने हाथ में इस प्रकार का कुछ पावड़ा वावड़ा ले रखा है, और यहाँ कांधे पर उन्होंने क्या रख रखा है, कांधे पे उन्होंने हल रखा हुआ है। कांधे पे उन्होंने क्या रखा हुआ है, हल रखा हुआ है, और जा रहे हैं कहीं, कहीं जा रहे हैं, ठीक है। देखा इसके पीछे पीछे चला, तो पीछे पीछे चला तो आगे चल के पता चला कि साहब ये तो एक किसी खेत में आ गए, और खेत में आकर के यहाँ पर कुछ खेती करने लग गए। क्या करने लगे, खेती करने लगे। मतलब कौन है, किसान है। कौन है, किसान है। तो इसको लगा यार किसान है ये तो, और किसान भी भारत में रहने वाली एक जाति होती है, कृषक। तो दूसरी जाति के रूप में वो परिभाषा देता है किसकी,
किसान की, कृषक की वो पूजा बात करता है। किसकी पूजा बात करता है? कृषक की बात करता है कि कृषक है जो भारत में रहने वाली एक जाति है। ठीक है जी, दो सीन देख ली। तीसरा दृश्य क्या देखा, ध्यान से सुनिएगा। तीसरे दृश्य में क्या देखा उन्होंने कि एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति अपने साथ में कुछ जो है, हाथ में तो इसके लठ ले रखा है और साथ में कुछ इसके क्या है, जानवर है। और जानवरों को ये चरा रहा है। जानवरों को ये क्या कर रहा है, चरा रहा है। देखो थोड़ा सा डायग्राम समझ जाना, भावनाओं को समझना। ठीक है, तो जानवरों को चरा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पशुपालक है। इधर यहाँ पीछे झाड़ियों में छुपा हुआ एक व्यक्ति, देखो इसी के साथ एक और नजर पड़ती है इसकी। यहाँ पीछे क्या है, झाड़ियां हैं, इस एक पेड़ है, उस पेड़ के पीछे एक व्यक्ति है जो क्या हुआ है, छुपा हुआ है। व्यक्ति क्या कर रहा है, छुपा हुआ है। और इस व्यक्ति ने अपने हाथ में इस प्रकार का एक क्या ले रखा है, धनुष ले रखा है। और धनुष पे उसने क्या लगा रखी है, तीर लगा रखी है ना, जो कि शिकार करने की फिराक में है। क्या करने की फिराक में है, शिकार करने की फिराक में है। तो उसको लगा यार दो लोग एक साथ देखे, एक तो इसने क्या देखा, पशुपालक, और साथ में क्या देखा इसने, शिकारी। तो उसको लगा कि पशुपालक और शिकारी भारत में क्या होती है, जातियां होती है। पहला मैंने बताया देखो दार्शनिक, दूसरा मैंने बताया आपको कृषक, नंबर 3 मैंने आपको बताया शिकारी के साथ में पशुपालक या शिकारी एक बात। ठीक है, पहले पशुपालक को रोक दो, पहले शिकारी को रोक दो। चौथी चीज, तो ये सारा का सारा दृश्य देखने के बाद में वो वापस गांव आता है। गांव का मतलब क्या है, पाटलिपुत्र आ जाता है। और पाटलिपुत्र में वापस जैसे नगर में प्रवेश कर रहा था तो उसने देखा कि एक भाई साहब बड़ी सी दुकान है। और यहाँ इसमें दुकान में बड़ी सी जो है गद्दी लगा रखी है एक भाई साहब ने। और इस गद्दी के ऊपर बैठे हैं, है ना, गद्दी के ऊपर क्या कर रहे हैं, बैठे हुए। और इनके हाथ में यहाँ पर एक तुला ले रखा है। इन्होंने क्या ले रखा है, तुला ले रखा है। और सामान तोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नीचे से बार बार यूं दे रहे हैं, है ना, बराबर करने वाली स्थिति में। तो यार इसको लगा कि ये तो व्यापारी है। क्या है, व्यापारी है। फिर अंदर इसने दुकान में झांका तो देखा रहे कि एक यहाँ पर एक व्यक्ति और है जो यहाँ पर फर्नीचर का निर्माण का कार्य कर रहा है। क्या बना रहा है, नया फर्नीचर बना रहा है। हाथ में लिया हुआ थोड़ा या जो भी इसके औजार रहते, ठीक है, क्या है, फर्नीचर का काम कर रहा है, साथ ही साथ बढ़िया सुंदर सी चित्रकारी भी कर रहा है अंदर। तो उसको लगा कि यार व्यापारी और शिल्पी, देखो व्यापारी के साथ में क्या रखना है, शिल्पी, पशुपालक के साथ में क्या रखना है, शिकारी। तो चौथा चीज उसे लगा कि व्यापारी या शिल्पी जो है वो भारत में निवास करने वाली क्या है, जाति है। तो 4 जातियां हो गई बेटा। ठीक है, ये दृश्य देखने के बाद में थोड़ा सा आगे चला इस प्रकार से, यहाँ इस तरीके से आगे चला। और आगे चला तो उसने क्या देखा कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा है। व्यक्ति आ रहा है। व्यक्ति के आंखों में अंगारे हैं बिल्कुल भाई साहब। और हाथ में इसने क्या ले रखी है, तलवार ले रखी है। हाथ में क्या ले रखी है इसने, तलवार ले रखी है। इसको लगा यार योद्धा है ये, तो सैनिक है। क्या है, योद्धा या सैनिक। उसको लगा कि योद्धा और सैनिक भी भारत में रहने वाली क्या होती है, एक जाति होती है। योद्धा या सैनिक भारत में रहने वाली क्या है, एक जाति है। आगे बात समझ में क्लियर है। और इस योद्धा के पीछे एक व्यक्ति है। योद्धा के पीछे क्या है, एक व्यक्ति है जिसने अपने हाथ में एक क्या ले रखा है, डंडा टाइप का ले रखा है। और वो इस योद्धा को नियंत्रित कर रहा है कि इधर चल, अरे तुम इधर चलो। तो इसका मतलब ये क्या, इन्वेस्टिगेटर है, निरीक्षक है। क्या है, निरीक्षक है। तो उसको ऐसा लगा कि यार निरीक्षक भी भारत में रहने वाली क्या होती है, जाति होती है। और इसके पीछे भाई साहब सबसे बड़ा मोटा वाला आदमी, मोटी तोंद, टेढ़ा चलने वाला, पान, इसका मुंह इस प्रकार से। और इसको ये भाई साहब तोंद वाला आदमी आ रहा था, ठीक है ना। और उसको लगा कि यार ये तो कोई बड़ा ही आदमी है, खतरनाक है आदमी है। बड़ा आदमी कौन होता है, मंत्री। कौन होता है बेटा, मंत्री।
तो उसे लगा कि मंत्री भी भारत में रहने वाली एक तरीके से क्या है, जाति है। तो कुल मिलाकर के 7 जातियों का उल्लेख करता है मेगस्थनीज अपने इंडिका में। पहला देखो मैंने आपको बताया दार्शनिक, दूसरा मैंने बताया आपको कृषक, तीसरा मैंने बताया आपको पशुपालक के साथ शिकारी, चौथा मैंने आपको बताया व्यापारी के साथ शिल्पी, नंबर 5 मैंने आपको बताया योद्धा या सैनिक, नंबर 6 निरीक्षक, ठीक है, जिसे ओवरसीयर भी कहा गया है, और 7वां जो मैंने आपको बताया था वो क्या हो गया आपका मंत्री। तो ये कुल 7 जातियों का उल्लेख करता है। कौन उल्लेख करता है आपका मेगस्थनीज, कहाँ पर करता है, अपने ग्रंथ इंडिका में करता है। देखिएगा मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में, मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में भ्रामक विवरण देते हुए भारतीय समाज को, संपूर्ण समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। संपूर्ण भारतीय समाज को, संपूर्ण भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। कौन कौन सी 4 जातियां बेटा लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर 1 दार्शनिक, कहानी दिमाग में याद रखना, याद हो जाएगा। नंबर 2 कृषक, नंबर 3 पशुपालक या शिकारी, पशुपालक के साथ में क्या, शिकारी। नंबर 4 व्यापारी के साथ में शिल्पी, साथ क्या है बेटा, शिल्पी। नंबर 5 सैनिक, या इसे क्या कह दिया गया, योद्धा। फिर इसने क्या कहा, निरीक्षक। नंबर 6 निरीक्षक। और नंबर 7 इसने क्या कहा है, मंत्री। नंबर 7 इसने क्या कहा है, मंत्री। तो ये 7 जातियां आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है, कि इन 7 जातियों की जो है वो उल्लेख करता है। निरीक्षक के रूप में ओवरसीयर को भी उसने निरीक्षक कहा है, ठीक है। ये हमने बात कर ली मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार 7 जातियों का। वर्ण व्यवस्था में कौटिल्य अर्थशास्त्र में अपनी 4 जातियों का ही उल्लेख मिलता है, ठीक है, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जातियां तो अलग हो जाएगी। उसमें पहली बार मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपकी क्या बन सकती है, शूद्र वाली, कि शूद्रों को पहली बार वहां पर क्या कह दिया गया है, शूद्रों को पहली बार आर्य कहा गया। अब अगली जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति, ठीक है ना, क्योंकि समय 1 मिनट ही बचा है तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में ये बातें हम लोग करने वाले हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मौर्यकालीन स्त्रियों की स्थिति का उल्लेख वस्तुतः अर्थशास्त्र में मिलता है।
अर्थशास्त्र के अनुसार स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, विवाह विच्छेद की उन्हें अनुमति प्राप्त थी। विवाह विच्छेद को मोक्ष कहा जाता था। वेश्याओं को रूपाजीवी कहा जाता था। वेश्याओं को भी बड़े सम्मान के साथ जीने का अधिकार था। कहाँ पर? मौर्य काल में। और इनके लिए एक अलग से अध्यक्ष नियुक्त हुआ करता था, जिसे क्या कहा जाता था बेटा? गणी का अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।